हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे तंतु से वस्त्र तक। चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का, और अदर जो साइंस सरकारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो थर्ड चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। हम तंतु पढ़ चुके हैं, वस्त्र पढ़ चुके हैं, शब्द अर्थ हमने पढ़ लिए थे पूरे चैप्टर के। तो अब मैं आशा करता हूँ कि वो लेक्चर आपने देख लिया होगा और समझ में भी आया होगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज देखिए आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। जैसे कि आप तो इतने बच्चे हुए कि हमें सर जुकाम या नाक से क्या मतलब, हमें तो पढ़ाई से मतलब है जो हमें ठीक टाइम पे मिल रही है। तो ठीक है, मुझे ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए और एक अच्छे स्टूडेंट की बहुत तलाश होती है अध्यापिका को, जो हमें हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक। तंतु में आपको पढ़ा चुका वो छोटे से छोटी चीज़ जिससे मिलकर वस्त्र या कपड़े बनते हैं। तो आप कहोगे धागा, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि धागा भी तो किसी से मिलकर बना है। जो धागा मिलकर बना है, जिनसे खोल कर देखा होगा आपने, उसे कहते हैं तंतु। चलिए, पहेली और बूझो नाम की 2 लड़कियां हैं। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता, मतलब फर्स्ट प्राइज पाई। विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का मतलब एक टेस्ट हुआ जिसमें विज्ञान के सवाल थे, उसमें इन्होंने टॉप किया। ठीक, वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और उन्हें प्राप्त हुई पुरस्कार राशि उन्हें जो इनाम के तौर पर जो राशि पैसे मिले से अपने माता पिता के साथ कपड़े या वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। मतलब वे कपड़े की दुकान पर गए, वहाँ पर जो कपड़ों की सामग्री थी, मतलब किस किस वैरायटी के कपड़े हैं और खूब सारे थे, तो उनको देख कर उलझन में फंस गए कि यार कैसे कैसे कपड़े हैं, ये भी अच्छा लग रहा, वो भी अच्छा लग रहा, वो भी अच्छा लग रहा। तो इस तरीके का हो गया वहाँ पर जाकर उनके दिमाग में। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं, तो कुछ संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम है, जो मानव द्वारा बनाए गए थे, बिना पेड़ पौधों के, बिना जंतुओं के। ठीक, उसके पास ऊनी मफलर और शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूझो दोनों लड़कियां अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रही थी कि होता है ना कि ये बहन, ये भी अच्छा लग रहा है, बहन जी, ये भी अच्छा लग रहा। तो उसमें उनके अंदर ये सिस्टम पैदा हो चुका था। ठीक, उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, मतलब छू कर देखा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, उनके बारे में नॉलेज ली, उनके बारे में जाना दुकानदार से, अंकल जी ये कैसा है, ये ऐसा क्यों है, इस तरीके का। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। ठीक है, क्या लिया उन्होंने? ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। कपड़े की दुकान का भ्रमण के पश्चात, भ्रमण का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, भ्रमण का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जायजा लेना, उसका कोने कोने तक छान मारना। तो इन्होंने कपड़े की दुकान का भ्रमण का मतलब है कि पूरी दुकान में घूम गए होंगे। तो उसके बाद पश्चात का मतलब बाद। पहेली और बूझो दोनों लड़कियों ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना स्टार्ट किया, आरंभ किया। ठीक है, आरंभ करने का मतलब है शुरू करना, स्टार्ट करना। तो हर एक कपड़े को मतलब आप बहुत ही ध्यान से देखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने वाली जो चादर होती है उसे बेडशीट बोलते हैं। ये कपड़े की दुकान है, आपकी ही है शायद, चलो नहीं मेरी है। ठीक है, देखा बेडशीट ली, देखी, कंबल देखे, पर्दे, मेज पोश का मतलब है जो मेज पर बिछाया जाने वाला कपड़ा है। तौलिए और झाड़न, डस्टर होते हैं, डस्टर आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हुए थे। देखिए दोस्तों, अगर मतलब मैं इसे और ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि आपके पास बुक होगी, आशा करता हूँ। तो प्लीज़ बुक ले लीजिएगा, अगर नहीं भी है तो बुक के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपड़ों से बने हैं, यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते, जो बैग है तथा बोरे, बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं, किसी न किसी तरीके के कपड़ों से बने होंगे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट के रूप में की। मतलब कोई सूती होगा, कोई ऊनी होगा, कोई रेशमी होगा, तो कोई संश्लिष्ट होगा। बस इन 4 कैटेगरी में की
कि जो मतलब जो भी ऐसे वस्त्र होगा जो हम जो पेड़ पौधे से या जीव जंतु से ना प्राप्त होगा उसको उस कैटेगरी में डाल देगा। जैसे कि छाते का जो ऊपर का वो होता है, जो कपड़ा होता है, वो एक प्रकार का पॉलीथीन टाइप का होता है, तो वो ना तो भेड़ से प्राप्त होता है ना पेड़ पौधों से, तो उसको किस कैटेगरी में डाला होगा उन्होंने? संश्लेषित या कृत्रिम कैटेगरी में। क्या आप भी इन वस्त्रों से कुछ की पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हम तो होशियार हैं, हम तो नहीं बता देंगे चुटकियों में क्या कौन सा क्या है। ठीक है। वस्त्रों में विविधता का मतलब है कपड़ों में कई प्रकार की वैरायटी। देखिए, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। भ्रमण का मतलब दर्जी की दुकान पर जाइए, देखिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। सिलाई के बाद जो कपड़ों की कतरन बची जाती है उसको इकट्ठा कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। हर एक कतरन को छू कर देखो। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। लेबल का मतलब है कि लेबल के बस तुम्हें वो कर लो कि हाँ ये सूती है, ये ऊनी है। दर्जी बताई देगा किस किस वैरायटी का कपड़ा है। ठीक है, प्रयास कीजिए यानी कि कोशिश कीजिए। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? अब आप हो कुछ नालायक तो कह दोगे सर हम ना जानना चाहते, तो हमारे छुड़ा दो इन्हें। लेकिन नहीं, कुछ समझदार भी हैं जो जानना चाहते होंगे, और आप ही हैं, मैं तो मज़े ले रहा हूँ। तो आप जानना चाहते होंगे कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं, अवलोकन करने का मतलब है उसको आप बिल्कुल बारीकी से देखते हैं कि किस प्रकार का धागा है, छूने में कैसा है, इसमें गर्मी लगती भी है या नहीं, हवा पास होती है नहीं है, पानी कितनी देर में पी रहा है, इस तरीके का सूक्ष्म अवलोकन करते होंगे तो एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। मतलब आप बिल्कुल डीप देखते होंगे तो एक सतत का मतलब है एक बिल्कुल बुना हुआ कपड़ा, कंटिन्यू तरीके का। यो धागा बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, एक छोड़ का अगला धागा, एक छोड़ का अगला धागा, इस तरीके से मेंटेन हुए मिलेंगे। सतत कपड़ा जो लंबा फैला हो प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। ये देखिए, ये कपड़ा है, कपड़े दिखा रहे हैं। सूती वस्त्र का वही कपड़ा टुकड़ा चुनिए जिस पर आप क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। मतलब वही वाला कपड़ा देख लो जो तुमने सूती वस्त्र पहले में लिया था। ठीक है, इसके एक सिरे को कोई ढीला तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। प्रयास क्या करना, कोई कपड़ा लो छोटा सा और कोने से जहाँ से कटा हुआ हो वहाँ पर से एक धागा चूज करो, हल्का सा, जो मतलब निकाला जा सकता हो उस कपड़े में से। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। हम देखते हैं कि धागों का एक व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये धागे किससे बने होते हैं, क्या वो देखते हैं हम। कई सारे धागे हैं, उनको सही तरीके से मेंटेन करके कपड़ा बनाया जाता है। ये देखा हमने कपड़े में। ठीक है, अच्छा, अब ये तो जान चुके का कपड़ा बनता किससे है। कपड़ा धागों से बनता है। फिर धागे किससे बनते हैं, अब हम वो जानते हैं। मेरा लंच होगा, मैं पानी पी लूँ, आपका नहीं है, वो तो गला खराब मेरा ही है। देखिए, तंतु, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। ठीक है, निकाल लिया जी, हमने पिछले निकाल लिया। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस धागे के टुकड़े एक सिरे को दूसरे अंगूठे से दबाइए। मतलब इस तरीके से एक धागा टुकड़ा सब इतना लंबा है, उसको दबा ले एक सिरे से और दूसरे को देखिए। सपोज करो ये तो मेरे पास रस्सी है लेकिन आपके पास धागा होगा, यहाँ पे पकड़ोगे और देखिए रस्सी की लपेट जो इधर को है तो आप इधर को करिए उल्टा उस तरीके के। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो एक सिरे को तो अंगूठे से दबा लीजिए, एक कोने को, तागे के दूसरे सिरे को लंबाई का अनुदिश, जिधर को लंबाई है मतलब इधर को लंबाई है तो उसकी इधर खींचो थोड़ा सा और फिर स्क्रॉल करो। क्या आप इस सिरे को पर यह देखते हैं कि धागा पतली पतली लड़ियों में विखंडित का मतलब मैंने बताया था बट जाता है, टूटना, एक से अधिक, तो विखंडित हो गया। देखिए ये रहा, ये धागा था, ये भी विखंडित हो गया। तो मतलब धागा भी किसी न किसी से मिलकर बना है। तो सर ये तो बहुत नन्ना काम है भैया, नन्ना काम तो है ही। ठीक है, आगे क्या है। हाँ, सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। हाँ भाई, वो जरूर है।
जब आप सुई को मतलब सुई में धागा पिरोते हैं तो पहले मुंह में डाल दें ताकि सारे तंतु जो फैले हुए हैं इकट्ठे हो जाएं, एक धारदार नोक तरीके का बन जाए। हम कैंची से काटते हैं तो कोई बात नहीं, वो काट देता है तंतु को भी साइड में, लेकिन अगर जब हम धागा मुंह से काटते हैं उसमें कुछ फाइबर तंतु निकल आते हैं जो मतलब अड़चन पैदा करते हैं जब सुई में धागा डालते हैं। तो उन तंतुओं को हम मुंह में जो थूक लगाकर, जो भी गीला हाथ लगाकर बिल्कुल स्क्रॉल कहते हैं ना, कभी कभी कोई तुमने देखा होगी कि उसका सिरा पकड़कर उंगली से थोड़ा स्क्रॉल कर देता है, मतलब उसको लपेट देता है, तो वे तंतु एक साइड होते हैं। तो मेन मकसद क्या है कि उस धागों में तंतु का देखना। तो आपने देखा होगा जरूर, कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, बट जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई में नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। भाई सुई की नोक में पिरोना थोड़ा कठिन हो जाए। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियां से मिलकर बनी होती हैं। मतलब ये जो लड़ियां भी दिखाई दे वो और भी इनसे छोटी छोटी से मिलकर बनी हुई हैं, जिन्हें कहते हैं तंतु। तो तंतु का मेन मकसद आप समझ चुके हैं, तंतु है क्या। ठीक, तो मतलब कपड़ा जो बनेगा वो तंतु से मिलकर बनेगा। कपड़े की सबसे छोटी इकाई जिससे वो मिलकर बना है क्या है, तंतु है। ठीक, आगे चलते हैं। वस्त्र तागों से मिलकर बना है, तागों या धागों से, तथा धागे भी आगे तंतु से मिलकर बने हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, अब बात चल गई तंतु कहाँ से आए भाई ये। ठीक है, आसमान में से तो उड़ के आते नहीं है, नीचे से आते हैं। वो कैसे आते हैं वो देखते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी या ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पादप में इसमें बता चुका, पादप में पेड़ पौधे, और जंतु का मतलब जानता हो। तो कुछ तंतु पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, कुछ तंतु जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु का मतलब है भाई, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक का मतलब यह है कि जो भगवान ने दिया, एक प्रकार का जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि भेड़ पे जो ऊन है, अगर हम बनाते भेड़ को तो हम तो ये कहते हैं कि भाई तू नीली कलर की ऊन पैदा करेगा, तू ब्लैक कलर की ऊन पैदा नहीं करेगा, तू रेड कलर की ऊन पैदा करेगा। तो ये तो हमारे हाथ में होता, लेकिन वो प्राकृतिक है, वो खुद ही पैदा करता है, उसमें हम रंग लगाते हैं अपने अनुसार। तो अगर ये हमारे हाथ में होता तो हम उसमें जैसा चाहते वैसे निकालते, लेकिन वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है। वो एक प्रकार से बताऊं तो भगवान ने बनाया है। क्या नाम, भगवान ने बनाया है, तो उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते, वो उसे कहते हैं प्राकृतिक। दूसरा जो पेड़ पौधे हैं, भाई पेड़ पौधे को भी अगर हम अपनी तरफ से उगाने चाहें तो हम क्या कहेंगे, भाई घर के बीचों बीच में उगा देंगे और कहेंगे कितना तेरी टहनी इधर को होनी चाहिए, तेरी टहनी इधर को होनी चाहिए, फल तेरा यहीं पे लग जाना चाहिए, ऊपर ना चढ़ना पड़े और जड़ जाकर गहरी ना जाए ताकि बुनियाद में, घर की नींव में ना घुसे। तो इसलिए हमारे हाथ में होता तो हम जैसे चाहते वैसे करते, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसे कहते हैं प्राकृतिक। तो ये जो है, ये देखिए जो ऊनी रेशे हैं और ये सूती, जूट, रेशमी सब क्या प्राकृतिक है। यानी कि ये कोई भेड़ बकरी से पैदा होता है, प्राप्त होता है, तो कोई पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। दोनों ही प्राकृतिक है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। रुई तथा जूट, जूट को ही पटसन कहते हैं। ठीक है, जूट को ही पटसन कहते हैं। रुई तथा पटसन या जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है। तो पेड़ पौधों से कौन कौन से तंतु प्राप्त हुए हैं, जूट और पटसन, या रुई और पटसन। रुई को कपास बोलते हैं, क्या कॉटन जिसे कहते हो। रुई, कपास, जूट, पटसन, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से। देखिए मैं क्वेश्चन यहीं से बना दूंगा कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले दो तंतुओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो ये क्या है, जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशम मतलब तंतु है, जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतु मतलब भेड़, ऊंट, है ना, ये ऊंट है, ऊन नहीं है। ऊंट, भेड़ अथवा बकरी की कृत्रिम ऊन से प्राप्त होती है। कृत्रिम ऊन का मतलब है जो उनके जो बाल काटे गए हैं उनसे प्राप्त करते हैं हम, क्या, क्यों, रेशम और ऊन। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बाल से भी प्राप्त किया जाता है। जो भी जानवरों से प्राप्त हो रहा है वो क्या, वो जानता तंतु। ठीक, रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। कोकून के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, है इसमें कोकून के बारे में, जब रेशम के कीट का वो पढ़ेंगे। ठीक है,
हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। हजारों साल तक, जो पहले हजारों साल बीते हुए हैं, उनमें बस इन्हीं को यूज करा करते थे कि भेड़ से ऊन प्राप्त कर ली, पेड़ पौधे से रेशा प्राप्त कर लिया, इन्हीं से कपड़े बनाया करते थे। कपास प्राप्त कर ली, रुई प्राप्त कर ली। तो उसके बाद जब जब हमारे दिमाग तो खुरापाती है ही, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं नया, साइंस तो कहते ही से हैं। तो हमने कुछ सोचा कि कुछ ना कुछ हम अपने बना लें, तो हमने अपने बनाए। ठीक है, तंतुओं का ही प्रयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसी रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, स्रोत का मतलब है स्रोत का मतलब क्या, जहां से वो चीज प्राप्त हो रही है। तो लगभग पिछले 100 जो साल गए हैं, उनमें हमने ऐसे रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया, रासायनिक केमिकल पदार्थ, जो ना तो पेड़ से प्राप्त होते हैं ना ही जंतु से प्राप्त होते हैं। तो फिर क्या हो गए, वे कृत्रिम हो गए, हमने बनाए भाई। वे ना तो पेड़ से प्राप्त हो रहे, ना जंतु से प्राप्त हो रहे, ना आसमान से टपक रहे, ना धरती में से निकल रहे, हमने बनाए हुए केमिकल। तो उन्हें क्या कहेंगे, कृत्रिम या संश्लेषित या मानव द्वारा निर्मित। ठीक है, ये रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, जो पादप या जंतु से नहीं प्राप्त होते हैं, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। मतलब 100 सालों से पिछले उनसे निर्माण कर रहे हैं तंतुओं का। इन्हीं के क्या है, संश्लेषित तंतु, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रोलिक संश्लिष्ट तंतुओं का कुछ उदाहरण है। तो तीनों उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, एक्रोलिक, पॉलिएस्टर और नायलॉन। नायलॉन तुमने देखा होगा कि लाइलॉन बोलते हैं बहुत से, कि लाइलॉन का टायर, तुमने साइकिल में देखा उनको, भाई नायलॉन का टायर डालिए। तो वो क्या है, वो ना तो पेड़ से प्राप्त हुआ ना जंतुओं से, वो हमने बनाया है। तो जो रेनकोट होता है बारिश से बचने के लिए, वो ना पेड़ से प्राप्त होता है ना पौधों से, तो मतलब ना जंतु से, तो वो हमने बनाया, वो संश्लेषित रेशा है, मतलब संश्लेषित तंतु है। तो इन्हें कहते हैं संश्लिष्ट, जो हमने बनाया है। बूझों ने यह दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा, मतलब इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतु से बने हैं। हाँ बिल्कुल, जो योद्धा पहनते थे वे भी किसी न किसी से मिलकर बने होंगे। अब सपोज करो एक लोहार पहनता है एक टीन की, थोड़ा जो सेफ्टी के लिए टीन की चादर सी, तो टीन से मिलकर बना है। इसी तरीके का जो जंग में लड़ते थे वे भी किसी से मिलकर बने हैं। आगे चलते हैं। कुछ पादप तंतु, यानी कि कुछ वे तंतु जो पादप से, पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, उसमें आता है रुई या कपास। ठीक, क्या आपने कभी तेल के लैंप के लिए बत्तियां बनाई हैं? बिल्कुल बनाई होगी। जब दीपावली पर दिवलों में बत्ती लगाते हैं तो उसके लिए यूज होती है। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। ठीक, कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए। यानी कि क्या करना, रुई लो, थोड़ा थोड़ा खींच कर लंबा कर लो। इसे लंबा का मतलब छोटे छोटे बांट लो, और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। जो इसके लास्ट का किनारा छोर है, आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी छोटी पतलियां लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी है। जो तुम बिल्कुल एंड पॉइंट देखोगे तो वहां पे तंतु दिखाई देंगे। ठीक है, उनसे मिलकर बनी है। ठीक, कपास तंतु से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा यानी कि मिट्टी काली तथा जलवायु उष्ण हो। देखिए, जहाँ की मिट्टी काली हो, जहाँ पर जलवायु उष्ण हो। जलवायु उष्ण का मतलब है वहाँ गर्मी हो, उष्ण में गर्मी होती है। जलवायु का मतलब है वहाँ का मौसम, वहाँ का वातावरण कैसा। तो जलवायु वहाँ की उष्ण होनी चाहिए, वहीं पे उगाई जाएगी। अब आप खुद बताइए, क्या ये चीज़ जम्मू कश्मीर में उगा सकते हैं? भाई वहाँ तो ठंड होती है, वहाँ तुमने कहा सर जी गर्मी, तो वहाँ तो नहीं उगा सकते। तो जो चीज़ जहाँ पे ही उगेगी उसी को मतलब वहाँ उगाया जाएगा ना। अब जबरदस्ती हम वहाँ पर उसमें पैदा करें तो खामखा खर्चा ही है। इतने के हमारी बुआ मतलब जो पैदावार नहीं होने की जितने खर्च हो जाएगा। तो ये क्या कहाँ उगती है? जहाँ पर जलवायु उष्ण हो और जहाँ पर काली मिट्टी हो। काली मिट्टी, मृदानी मिट्टी। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे देश में राज्य हैं, अच्छा यहाँ नहीं रखा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक गुजरात है और महाराष्ट्र है। यहाँ पर 2 राज्य ऐसे हैं इम्पोर्टेंट जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करते हैं।
यानी कि वहाँ पे क्या होगा सर, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ पे क्या नाम काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास उत्पन्न होगा। एक दिन मैं आपको मैप पढ़ाऊँगा, मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन हाँ, एक दिन मैं आपको सारे राज्य काउंट करा दूंगा, उसको याद भी कराऊंगा। कम से कम 3 लेक्चर लूँगा मैं आपके मैप के, याद हो जाएगा। मैप का मतलब है कि भारत का मानचित्र, भारत में हम कहाँ रहते हैं, हमारा राज्य कौन सा है, दूसरे का राज्य कौन सा है, ठीक इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। राज्यों के नाम बता दिए हमने, गुजरात और महाराष्ट्र। जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है, कृषि का मतलब खेती की जा सकती है। कपास पादप के फल गोलक, कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं, मतलब नींबू जितने मोटे मोटे गोले, देखो ये इन्हें कहते हैं गोलक, ये जो ऊपर गोला सा इसे कहते हैं गोलक, ठीक। ये फल है, ठीक। फल ही तो तोड़ते हैं हम ज़्यादातर, भाई पहले फूल आएगा फिर फल आएगा, तो फूल आने के बाद फल आए, फल है, ठीक। नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। पूर्ण परिपक्व का मतलब है कि पूरा पकने पर बीज खुल जाते हैं। तथा अब कपास तंतुओं के ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है। यानी कि जो इनके अंदर के बीज रहे उन्हें कहते हैं बिनोले, और उनके ऊपर चारों तरफ क्या लिपटी रहेगा, कपास, ठीक। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है? जो मेरे भाई गुजरात महाराष्ट्र के होंगे, पंजाब के होंगे, बिल्कुल देखा होगा उन्होंने, उनके यहाँ पे कपास की खेती की जाती है, ठीक। जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक। यानी कि इस समय अब कपास तुम तोड़ सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। हाँ चलो, मैं ना यार कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैंने वीडियो डाल दी। एक मूवी है उसमें ओढ़ते हैं कपास अपने पीछे झोली बांधकर, उसमें तोड़ तोड़ कर अपने पीछे झोली में डालते रहते हैं। लेकिन अगर मैंने वो डाल दी तो कॉपी पेस्ट आ जाएगा मेरे चैनल पे कि आपने किसी को कॉपी किया है ना, इसलिए मैं डाल नहीं सकता, मैं दिखा देता तुम्हें, ठीक। जो कपास चुनने के लिए तैयार हो चुका है, इस समय खेत कपास के परफुल्लो का मतलब यही तो रवे से इतना श्वेत में सफ़ेद होता है, इतना सफ़ेद हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। हिम का मतलब बर्फ़, यानी कि इस टाइम कपास का खेत इस तरीके का दिखाई देने लगता है जैसे कि वो बर्फ़ ने ढक लिया हो, सफ़ेद है। देखिए पूरा खेत ही है, कपास पादप के खेत। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ये साधारणतः नॉर्मली इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्त चयन मैंने बता चुका, हाथों से चुनना, कि ज़्यादातर इन्हें हाथों से चुना जाता है। इसके पश्चात कपास के से बीजों को कतरन द्वारा पृथक किया जाता है। जो गोला है इसके अंदर बीज भी हैं, तो इन बीजों को अलग कर लेना है कतरन द्वारा, किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कपास ओटना, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कपास ओटना किसे कहते हैं, लिखिए, तो आपको लिखना है कि खेतों से कपास के गोल को इकट्ठा कर उनको काट कर उनके बीजों को अलग करना कपास ओटना कहलाता है। पारंपरिक ढंग का मतलब है जो हमारे पापा दादा के ज़माने से चलता आ रहा है, परंपरा। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, मतलब पहले जो ओटी जाती थी। और आजकल क्या है, कपास ओटने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। काय का, मशीन। आजकल हर चीज़ की मशीन है, गेहूँ बोने के लिए मशीन है, काटने के लिए मशीन है ना। तो आजकल इसे ओटने के लिए भी मशीन का उपयोग किया जाता है। देखिए कपास का ओटना, ठीक। अब बात करते हैं जूट की, जूट या पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तने का मतलब है उसकी जो डंडी है। आप देखते हो ना, ये भाई पेड़ पौधा है, जैसे कि ये देखिए छोटे इसमें नहीं है, जड़ है, उसके बाद क्या होता है, तना होता है। वे टहनी भी तने में काउंट हो जाती है। भाई पेड़ में कितने भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, ठीक। तो ना तो फल है, ना बीज है, ना पत्ती है, ना जड़ है, ना फूल है, तो ये क्या है, तने हैं। तने का मतलब डंडी, तो उन डंडी से प्राप्त किया जाता है। आप कहोगे सर लट्ठे बड़े बड़े नहीं, देखिए जो पौधा क्या डंडी मान लो, इसी से प्राप्त करे जाएंगे, पत्ते तोड़कर निकाल देंगे। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। इसका मतलब ऐसे बारिश चाहिए होगी तो इसलिए वर्षा ऋतु में होती है। भारत में पटसन की प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। देखिए दोस्तों, इन तीनों राज्यों के नाम याद कीजिए, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ
ये चैप्टर खत्म होते ही मैं अगली क्लास में को मैप पढ़ाऊंगा, नहीं अगला लेक्चर मैप का ही होगा, क्योंकि फिर ये सारे आपको पता पड़ जाएगा कि हम मैप पढ़े कैसे, कहाँ पर क्या सिस्टम होता है। तो क्या पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है, ठीक है, उगाया जाता है। कहाँ चले गए, हाँ। सामान्यतः पटसन पादप यानी कि फसल को पुष्पन अवस्था में काट लेते हैं। पुष्पन अवस्था का मतलब है कि जैसे ही उस पर फूल आया तो उसे तुरंत काट लेंगे। होता है ना, जब साग, जैसे तुम अगर मम्मी जी को बताओगे तो तुम सरसों तोड़ना गाओगे, तो सरसों के जब तोड़ते हैं जब उसमें फली आ जाती है, नहीं ना, उसे जब तोड़ते हैं जब वो कच्चा होता है, कच्ची अवस्था में होता है। तो इसलिए ये कच्ची अवस्था में है, इसलिए तभी तोड़ लिया। अगर ये पक जाएगा तो फिर तंतु निकालने में, इनके रेशे निकालने में कठिनाई होगी। तो क्या, अब मैं आपसे पूछूंगा कि जूट निकालने के लिए पौधे को किस अवस्था में काटा जाता है। तो जूट निकालने के लिए पौधे को पुष्पन अवस्था में काटना अच्छा होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अगर किताब की क्वेश्चन कराऊंगा तो मात्र 4-5 ही हैं, लेकिन मैं अपने कुछ एक्स्ट्रा लाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई डीप रहा हूं तो आपको क्वेश्चन आने चाहिए भी। फसल कटाई के पश्चात यानी कि फसल कटने के बाद पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। भाई इनके गट्ठे बंधे और उनको पानी में डुबो दिया, ठीक है, उनको पानी में डुबो देते हैं ताकि ये क्या है ना कि लकड़ी फूल जाए, हल्की हल्की हो जाए, उसमें से फिर रेशे निकालना आसानी पड़ जाती है। इसका फोटो भी दिखाऊंगा मैं आने वाले काफ़ी बाद था, लेकिन याद करा दूंगा चैप्टर, ठीक। डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। क्या, तने थोड़े थोड़े गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं द्वारा, हाथों द्वारा पृथक कर ले जाता है। जो वे तंतु हैं उनको हाथों से द्वारा अलग कर ले, वहां से। वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है, यानी कि कपड़ा बनाने से पहले धागे चाहिए, तो इन तंतुओं को धागों में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ऐसे कैसे किया जाता है, देखिए, ऐसे ऐसे किया जाता है। दो कई सारे तंतु पकड़े और एक सिरे से पकड़ा, उसको घुमा दिया, बस धागा बन गया। इस तरीके से होते हैं। रुई से धागा बनाना देख लो, काफी पतली रुई ली और उन्होंने दोनों सिरे पकड़ कर मोड़ दिया आपस में, वो धागा बन गया। आप समय सूती धागा बनाने का प्रयास करें, बन जाएगा। एक हाथ, वो बेहतरी, क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, अब ठीक है ना, हाँ। सॉरी यार, क्या है ना कि अभी भी साधन नहीं है जो आपको उपलब्ध होने चाहिए, धीरे धीरे होंगे। मैं आपको ना डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जिससे पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है। फिलहाल एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा भी होता, मतलब इसमें पढ़ना क्या होता है। या फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। चलो आज हम यहीं तक ही पढ़ते हैं, सकते हैं तक, इसके आगे हम कल से पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ ध्यान रखिए, मैं जो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाता हूँ ना, कपास गोलक या पुष्पन अवस्था में काटना, कपास ओटना, यही क्वेश्चन बनाऊंगा। तो आपको जब आप पढ़ो तो काली मृदा, या है ना कि मैं पूछूंगा रुई उगाने के लिए कैसी, मतलब कैसी स्थिति होनी चाहिए, आप कहोगे सर काली मृदा और उष्ण जलवायु होनी चाहिए, ठीक है ना। या ऑप्शन दे दूंगा कि जम्मू कश्मीर में कपास क्यों नहीं उगाई जाती, क्योंकि सर वहाँ काली मृदा अगर होगी भी तो वहाँ पे गर्मी नहीं मिल सकती, इसलिए। तो चारों तरफ का सोच कर चलना है। चलिए, आज काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, 28 मिनट हो चुके हैं, और बच्चे के लिए इतना काफ़ी होता है। थैंक यू वेरी मच। पूरा वीडियो देखना है, फोकस इसी पर होना चाहिए, पढ़ाई पर। यार पूरे 24 घंटे में से तुम आधा घंटा पढ़ाई पर नहीं दे सकते क्या, दे सकते हो और कर भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू।